हाजिरी कर रहे हमारे आज के अतिथि डॉक्टर मनोज गोरकेला जी। डॉक्टर मनोज गोरकेला जी, आप हमारे समाज के पहले डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं और जितने एडवोकेट हैं वो इस चीज को समझते हैं कि एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल क्या होते हैं। डॉक्टर मनोज गोरकेला जी को मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा पंचशील का पटका पहनाकर सम्मानित किया जाए। तालियों के साथ डॉक्टर मनोज गोरकेला जी को बुलाया जाए। मैं कार्ड पढ़ रहा था, आप LLD भी हैं और लॉ स्टूडेंट्स जितने हैं वो भी जानते हैं इस बात को। लॉ में हाईएस्ट डिग्री LLD है। भारत के पहले LLD बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और अब अगर मैं LLD की बात करूं तो पूरे भारत में आज भी 50 से ज्यादा LLD नहीं होंगे 60 से। तो मैं सीधे आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर मनोज गोरकेला जी को। वो पीछे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है दो शब्द। साथियों, एक बार तालियों के साथ पहले उनका स्वागत किया जाए। महसूस होना चाहिए कि गाजियाबाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जनरल समिति के मंच पे हमारे समाज के पहले डिप्टी एडवोकेट जनरल साहब मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों के साथ पहले उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाए। साथियों, कितना अच्छा लगता है दो शब्द। ये दो शब्द है जय भीम। गाजियाबाद वालों ने पहली बार मुझे गाजियाबाद आने का मौका मिला लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है खाना वाना नहीं खाया मैंने, तो डिनर भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया। सुबह से दौड़ते भागते में रह रहा हूं क्योंकि 3 राज्यों की जिम्मेदारी कंधों पर है। 3 राज्यों का गवर्नमेंट लॉयर हो सुप्रीम कोर्ट में। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब लगा कि इस देश के शेर कूद रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से हमारे मीडिया प्रभारी गौतम जी, कम से कम 100 फोन किए होंगे एक महीने में कि साहब गाजियाबाद आपको आना है, गाजियाबाद की जनता आपको सुनना चाहती है। आपका धन्यवाद। और साथियों, सबसे पहले मैं उस महामानव को नमन करूंगा। इस दुनिया में अगर किसी के नाम से कंट्री है तो इस दुनिया में 56 देशों में बुद्धिस्ट कंट्री है। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी एडवोकेट जनरल हूं, बिना एविडेंस के बात नहीं करूंगा, एविडेंस के साथ बात करूंगा। और उसके बाद नमन करता हूं मैं उस महामानव को जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, जिसे अमेरिका कहती है कि अगर मेरे देश में पैदा होता तो हम इसको सूर्य कहते। वो महामानव इस दुनिया में सबसे लंबे पीरियड तक जिसकी जन्मोत्सव जन्म महोत्सव मनाया जाता है, वो महामानव जिसने इस देश के ST/SC की बात नहीं करते हैं हम, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए संविधान लिखा। ऐसे महामानव जो भारत के पहले कानून मंत्री बने और जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ऐसे महामानव जिनकी जयंती पहली बार, जिसमें मैं भी आई विटनेस था, यूनाइटेड नेशन में मनाई गई। तालियां कम है, ये लोग बोल रहे हैं। वो पहले व्यक्ति थे दुनिया के जिनकी जयंती यूनाइटेड नेशंस में मनाई गई। मुझे भी उस जयंती का पार्ट बनने का मौका मिला। साथियों, ऐसे महामानव वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। और साथियों, उसके बाद जितने भी लोग हुए हैं, खासतौर से आप लोग भी, इस गाजियाबाद में तो लाखों लोग हैं, लेकिन सब लोग घर बार परिवार छोड़ के जयंती मनाने यहाँ आए हैं। आप लोग भी उनमें से एक हैं। बाबा साहब के कट्टर मिशनरी व्यक्ति आप भी हैं। आप सबको सत सत नमन।
और साथियों, मेरी लाइफ जर्नी में आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूं। आप लोगों ने नैनीताल देखा होगा। नैनीताल से 12 घंटे की जर्नी जब पहाड़ों में करते हैं आप, तो एक लास्ट बॉर्डर एरिया आता है, और वो बॉर्डर एरिया मुनस्यारी, आप नेट पे सर्च करिएगा, वहां पर मेरा जन्म हुआ धारचूला में, जहां पर 6 महीने बर्फ पड़ती है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है। आज भी 6 महीने बर्फ पड़ती है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, और 3 महीने बरसात होती है तो बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ऐसी जगह सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी जहां पर एक टीचर आती थी, और 12th क्लास मैंने पिथौरागढ़ जिले से किया। चाइना, तिब्बत, नेपाल का बॉर्डर एरिया है, जहां केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की टीचर नहीं होती थी, सिर्फ हिंदी के टीचर होते थे, एक टीचर। ऐसी पढ़ाई करी। बस एक बात मैंने सीखी, आजकल मेरा यहाँ आना इस देश के यूथ को है, और जो ये रिकॉर्डिंग है इसको मैं भारत, कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये गाजियाबाद के 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग नहीं के लिए कार्यक्रम नहीं है, ये देश के करोड़ों लोग इसको सुनेंगे, उनके लिए कार्यक्रम है। और ये मैसेज है भारतवर्ष के प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, कि हर जिले में बाबा साहब की जयंती अगर गाजियाबाद की तरह बनाई जाए तो आने वाला भविष्य जो हमारा पौधा है वो बाबा साहब बनेगा। आने वाला बीज जो हम लगा रहे हैं ना, अभी बो रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा। साथियों, ये जो वक्ता है हमारे, जो बोल रहे थे यहाँ पर, और जितने मंच में लोग आए थे ना, और जो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लाखों रुपए लगा के, इन लोगों के वजह से ही देश के 40 करोड़ लोग घरों में आजादी और इज्जत से रह रहे हैं। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से ही वो जो IAS बन गए, IPS बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, जज बन गए, हाईकोर्ट जज बन गए, उन लोगों के साथ एट्रोसिटी नहीं होती है, उसका वो आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग हर जिले में इस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाते हो। और साथियों, वहां मेरी परवरिश हुई। बस मेरे फादर ने एक बाबा साहब की किताब पढ़ी, मेरे फादर ने, और उन्होंने बाबा साहब को जब पढ़ा, उनको लगा कि बाबा साहब जब छोड़ के गए हमको 1956 में, तब से आज तक बाबा साहब क्यों नहीं बने। इमेजिन करो, बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से जब भारत में पढ़ने आए, और हम लोगों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी बाबा साहब की 100वीं जयंती बनाई 2019 में। और साथियों, जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि हर कोई ऐसे किताबें फेंक रहा, कोई वो कर रहा है, कोई टच नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा मेरी मुक्ति का मार्ग ये नहीं है। वो एक वकील के पास गए, बहुत सारे मेरे साथी वकील हैं यहाँ पर, और साथियों जब वो वकील के पास गए तो वकील ने बोला नोटिस भेजना पड़ेगा इनको, उसके बाद भी काम नहीं चलेगा तो केस लड़ना पड़ेगा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, उसके बाद भी हाई कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, और लाखों रुपए चाहिए केस के लिए, पाउंड में पैसे चाहिए, अंग्रेजों का राज था। साथियों, बाबा साहब ने बोला जब मैं खुद को न्याय नहीं दिला पाऊंगा तो देश के लाखों लोगों को कैसे दिलाऊंगा। तब बाबा साहब ने बोला कि मेरी मुक्ति का मार्ग लॉ की डिग्री है, कानून की डिग्री है। वापस बाबा साहब लंदन गए, ग्रेजुएट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली, बैरिस्टर बने। जब भारतवर्ष आए तो जो लोग अत्याचार करते थे वो लोग भाग गए। आज हमारे साथ एट्रोसिटी होती है तो क्या होता है, मुकदमा करता है, मुकदमा तो हो जाता है, उसका केस कौन लड़ता है, वकील लड़ता है, एडवोकेट लड़ता है। हमारे सुनील जी हैं, अभी दिख रहे थे मुझे, गाजियाबाद के वकील हैं,
बड़े एक्टिव और दबंग वकील हैं, अच्छा लगा उनसे बात करके। आज से 3 साल पहले बात हुई थी उनसे। तो वकील ही तो कोर्ट में केस लड़ेगा, एफआईआर नहीं होगी तो 156(3) का मुकदमा कोर्ट में कौन डालेगा 140 करोड़ लोगों के न्याय के लिए? ये आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो कार्यक्रम में नहीं आते, जब पोस्ट में होते हैं, कुर्सी में होते हैं। इनको अगर सस्पेंड कर दे तो हम जैसे वकील के पास आते हैं, हम हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। हम जैसे वकील के पास आते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। और जब कुर्सी में होते हैं तब किसी कार्यक्रम में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक शेड्यूल कास्ट का हूं, शेड्यूल ट्राइब का हूं, लोग पहचान जाएंगे। बल्कि उनको पता नहीं होता जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहां के लोग उनको जन्म से ही पहचानते हैं, पहले से ही पहचानते हैं। वो लिस्ट पहले आ जाती है कौन शेड्यूल कास्ट है, उनका चपरासी, उनका ड्राइवर, उनका सारे लोग सब पहले से पहचानते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद बाबा साहब ने महाड़ का केस लड़ा। बाबा साहब ने खुद कहा था मुझे ब्राह्मण से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवाद से नफरत है। महाड़ का पहला केस बाबा साहब ने जब लड़ा था मुंबई में, तो जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस दिया था। और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई थी, कलेक्टर को पेश किया गया कोर्ट में, तब जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऑर्डर हुआ, तब जाके पानी पिया। उसके बाद बाबा साहब ने कई सारे मुकदमे लड़े। जब भारत देश छोड़ के चले गए तो तब बाबा साहब को एक मौका मिला भारत के संविधान को लिखने का। क्योंकि लाइसेंस सबके पास होता है, गाड़ी चलाना वही चला सकता है जिसको लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना भी आता हो। और उस समय 1900 जब देश आजाद हुआ, उस समय सिर्फ बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिनके पास लाइसेंस भी था और गाड़ी चलाना भी आता था उनको। लाइसेंस है, गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी कैसे चलाओगे? और साथियों, जब भारत का संविधान लिखा, वो संविधान पेश किया बाबा साहब ने पार्लियामेंट में, कई लोगों ने संविधान फाड़ के फेंक दिया। तब बाबा साहब ने अपनी बहस करके उनको कन्विंस किया, बोला ये संविधान फाड़ दोगे तुम्हारे अंग्रेज आ जाएंगे, फिर गुलाम बनाएंगे करेंगे, और जो लोग यहाँ बैठे हो उनको ज्यादा पीट पीट के मारेंगे। ये डर के मारे साइन कर दिया सबने और संविधान बन गया। और साथियों, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो शायद मेरे फादर ने वो किताब पढ़ी होगी, बाबा साहब की लाइव स्टेज पढ़ी होगी। उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है और उत्तराखंड से कोई मिशनरी लोग पैदा नहीं होते। एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने बाबा साहब को पत्र लिखा था, मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी, जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे लंदन। और साथियों, मेरे फादर ने बोला कि बाबा साहब ने कहा था अगर मैं लॉ की डिग्री नहीं ले पाता तो मैं इतने लोगों को न्याय नहीं दिला सकता कोर्ट में, तो बेटा तुम्हें लॉयर बनना है। और दूसरी बात मेरे फादर ने बोली, बाबा साहब ने बोला था कि मैं वकालत नहीं करता तो इतने लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, तो दूसरा काम क्या करना है? वकालत करना है। ये दिमाग में घुस गई। उस समय दौर था इंजीनियर और डॉक्टर बनने का। फादर की डेथ होगी जब मैं 8th, 9th, 10th क्लास में पढ़ता था। पूरे दुनिया वालों ने बोला पिताजी की जगह नौकरी कर, क्लरिकल नौकरी मिल रही है, क्लरिकल नौकरी को लात मारी मैंने बोला गुलाम नहीं बनना, बाबा साहब बनना है। और बाबा साहब कैसे बनना है? मेरे फादर ने मरते समय आखिरी सांस बोला था कि माली का काम करना तो सुप्रीम कोर्ट में ही करना, माली का काम करना तो सुप्रीम कोर्ट ही करना। आई कार्ड मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी होगी उसमें। ये बच्चों को बोल रहा हूं, आने वाली पीढ़ी को। साथियों, उन जंगलों खंडराओं से जर्नी शुरू हुई। एक ट्रक के पीछे बैठ के नैनीताल पहुंचा। उस टाइम यूपी हुआ करता था उत्तराखंड 1997 में। उस टाइम यूपी का नंबर 1 कॉलेज, लॉ कॉलेज लखनऊ हुआ करता था। लखनऊ से लॉ की डिग्री ली, ट्यूशन पढ़ा के, कोचिंग में पढ़ा के अपनी माँ को
5 या 10 हजार रुपए भेजता था जब मैं LLB फर्स्ट ईयर में था। साथियों, आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, एक IAS ऑफिसर, जब आप एक राज्य के हेड होते हो, जब आप एक राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट की, जब आप एक डिप्टी एडवोकेट जनरल होते हो सुप्रीम कोर्ट के, तो एक IAS ऑफिसर आता है आपके ऑफिस में साइन करवाने के लिए। हम लोग उसको आधे घंटे बिठाते हैं ऑफिस में, एक IAS IPS ऑफिसर को। मेरा ऑफिस है GK1 में, ग्रेटर क्लास 1 में। भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूं इस कौम का जिसका GK1 में ऑफिस है। भारत का पहला व्यक्ति हूं इस कौम का जो आज ब्लैक कलर की S क्लास मर्सिडीज में जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में। भारत का पहला व्यक्ति हूं इस कौम का 1950 से लेकर आज तक जो पहला डिप्टी एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में बना। आज तक कोई नहीं बना। और साथियों, आज जहां तक पहुंचा हूं ना, ये सांस भी ले रहा हूं ना, ये मैं खुद बोलता हूं, ये बाबा साहब के चरणों के, बाबा साहब के वजह से है, उनकी वजह से। तो साथियों, आज भारतवर्ष का पहला व्यक्ति हूं जो इस देश के CBI जजों को पढ़ाता हूं। भारतवर्ष का पहला व्यक्ति हूं इस देश में 5 लोगों के पास LLD की डिग्री है। LLD जो PhD के बाद होती है LLD। भारत का पहला व्यक्ति हूं आज जिस देश में LLD की डिग्री प्राप्त करी है। सोचो, इंजीनियर होता तो, डॉक्टर होता तो, IAS। मैं ये नहीं कहता है गलत है, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, बच्चे को IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, बट मिशनरी बनाओ। पहले मिशन है, बाद में नौकरी है। हमारे पास आज की डेट में टाइम हो गया। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा है तो मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। नहीं सर, बहुत साथियों, कितने लोग चाहते हैं मैं और बोलूं? जय भीम। हाँ, वास्तव इसका मतलब मैं आज ना इतना खुश हूंगा, इस गाजियाबाद की धरती में हर बार आना चाहता था। हर बार आना चाहता था। भेजा या पर्ची वीडियो में देखता था गाजियाबाद की धरती को, और भेजा पर्ची है। लेकिन 14 अप्रैल को कभी पेरिस में, कभी लंदन में, कभी जर्मनी में, कभी यूनाइटेड नेशंस में, पूरी दुनिया में जाता रहता। पहले से 6 महीने पहले बुक हो जाता था। इस बार गौतम जी की वजह से 2 महीने से मैंने सोचा अब की बार तो गाजियाबाद की धरती में जाके रहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ये गाजियाबाद ऐसी धरती है जहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है, जहां से IAS तैयार होते हैं, मिशनरी IAS तैयार होते हैं। इमेजिन करो, बाबा साहब IAS होते तो, बाबा साहब इंजीनियर होते तो भारत का संविधान लिखते, बाबा साहब डॉक्टर होते तो भारत का संविधान लिखते। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो क्या पूरी दुनिया बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहती या मेरा भगवान बोलती? नहीं बोलती। बाबा साहब ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की तकदीर लिखी है। उन्होंने बोला मैं रिजाइन कर दूंगा अगर मेरे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो। बाबा साहब ने पहला संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 15(4) में किया था। उसके बाद बाबा साहब छोड़ के चले गए। अगर बाबा साहब 5 साल और जीवित रहते तो इस देश के 40 करोड़ लोग चीवर पहन के बुद्धिस्ट बन चुके होंगे। 5 साल उनका टारगेट था। पहला नागपुर, बॉम्बे, पंजाब, आगरा, ये टारगेट थे बाबा साहब के। आज की डेट में हमें वैसा बाबा साहब चाहिए।
है पदोन्नति में आरक्षण, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से 4-5 राज्यों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। हमें प्रमोशन रिजर्वेशन वापस लाना है साथियों। एट्रोसिटी एक्ट जो बना था उसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जजमेंट पास किया। आप लोगों ने ही पूरे देश में आंदोलन किया जिसके वजह से वापस आया है। लेकिन पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती थी, अब एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन हो गया। साथियों, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन है 5 चीजें। पहली चीज, हमें लॉयर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। हमें जुडिशरी मजिस्ट्रेट नहीं चाहिए, हमें लॉ ऑफिसर नहीं चाहिए, बैंक में काम करने वाला लॉ ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें लॉयर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे। दूसरी चीज, हमें सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाला चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट से अगर कोई एक्ट पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर सकती है। तीसरी चीज, हमें इंग्लिश बोलने वाला वकील चाहिए। बाबा साहब इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते थे, इसलिए गोरे लोग, पूरी दुनिया के लोग उनको सम्मान करते थे। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें मिशनरी लॉयर चाहिए। आज की डेट में हमारे पास लॉयर है, इंग्लिश बोलने वाले लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, बट मिशनरी नहीं। आज के बाद हमारे पास हजारों वकील हैं, लेकिन मिशनरी वकील भी है, वकील भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है हमारे पास। 1950 से लेकर आज तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बहस करी है, आज तक एक भी आदिवासी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं बना। आज तक इस भारतवर्ष में 1950 से लेकर आज तक एक भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बना सुप्रीम कोर्ट में। आज तक जब भी भारतीय संविधानिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, 5 जज सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नहीं बने, अनुसूचित जाति और जनजाति के। साथियों, इसका एक ही सॉल्यूशन है। आपने सरकारें देखी होंगी, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी के वकील सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस के वकील जो मंत्री होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। तो ये देश कौन चला रहा है? ये देश लॉयर चला रहे हैं साथियों। बिना इलेक्शन लड़े ही मंत्री बन जाते हैं। अरुण जेटली ले देख लो, पी चिदम्बरम देख लो, ये लोग हैं जो इलेक्शन लड़े नहीं, सीधे केंद्रीय मंत्री। ये लोग इस देश की तकदीर लिखते हैं। तो आज के दिन इस गाजियाबाद में आकर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अपने एक बच्चे को दान करो समाज के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनाओ, उसको बाबा साहब अम्बेडकर बनाओ। और इस भारतवर्ष में जिस दिन हर राज्य में, भारतवर्ष में हर राज्य में एक डॉक्टर, एक जो है बुद्धिस्ट लॉ यूनिवर्सिटी बन जाएगी हर राज्य में, तो हजारों वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। वही वकील वहां से पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंटेशन होगा। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लॉ पढ़ते नहीं है, उन्होंने 15 साल वकालत नहीं करी, तो बहस कैसे करेंगे? मैं आपको कल पार्लियामेंट भेज देता हूं, आप में से एक को। लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है पार्लियामेंट में, लॉ बनता है, तो जब लॉ का ज्ञान नहीं होगा तो क्या बहस करोगे अब हमें यहां मिलाओगे? तो साथियों, आज के दिन कसम खाओ, अपने एक बच्चे को समाज के लिए दान करोगे, मिशनरी बनाओगे, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनाओगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये नाटक जितने लोगों ने देखा ना, क्या मैसेज मिला?
बता दो क्या मैसेज मिला, कोई बताएगा क्या मैसेज मिला? बहुत सारे लोगों को एक मैसेज मिला है कि अपने बच्चों की शादियां बुद्धिस्ट मैरिज करो। अगर आप अपने बच्चों की शादियां बुद्धिस्ट मैरिज से करोगे, डेट और दिनांक खुद डिसाइड करोगे, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मंदिर में जाने की, मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी तकदीर खुद लिखो, ये बाबा साहब ने कहा था। साथियों, आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, जब इस गाजियाबाद से किसी व्यक्ति का अगर कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आता है, कोई गरीब है, तो मैं इस मंच से ये कह रहा हूं, अगर वास्तव में गरीब है तो उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मुझे इतनी देर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कामना करता हूं इस गाजियाबाद की धरती से सुप्रीम कोर्ट में अधिक से अधिक वकील बने, संवैधानिक वकील बने। आप सबको जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।